राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। 25 मई में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रदेश का सियासी पारा भी हाई होता जा रहा है। सियासी दलों के दिग्गज लगातार प्रचार कर रहे हैं। लगभग सभी दलों ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। बीजेपी जहां 10 उम्मीदवारों के साथ धुआंधार प्रचार में सबसे आगे है, तो कांग्रेस ने गुरुग्राम को छोड़कर सभी सीटों पर नामों की घोषणा कर दी है। लेकिन प्रचार में कांग्रेस अभी धीमी रफ्तार चल रही है, तो इनेलो अभी अपने पूरे उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है। दूसरी तरफ जेजेपी ने अपने उम्मीदवार तो मैदान में उतार दिए, लेकिन चुनाव प्रचार में रफ्तार बीजेपी के मुकाबले काफी कम है। ऐसे में देखा जाए तो हरियाणा की सभी 10 सीटों पर टक्कर तो कांटे की है, लेकिन किसकी नैया पार होगी, ये देखने वाली बात होगी। हरियाणा के अंदर जबरदस्त माहौल है और लोग 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी को देकर के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। आज लोगों का जो विश्वास है वो मोदी सरकार के प्रति वो बड़ा है और लगातार नरेंद्र मोदी जी जो देश को ईमानदारी से आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, जो गरीब को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मोदी जी कर रहे हैं। आज उसका परिणाम है कि देश की, प्रदेश की जनता नरेंद्र मोदी जी और डबल इंजन सरकार की नीतियों से प्रभावित है, खुश है। आने वाले समय के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीटें देकर के नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री तक हमारी जीत का विषय है। कल तक तो प्रत्याशी भी नहीं थे मैदान में, आज क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी आए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कोई स्टैंड कर पाएंगे, क्योंकि जनता ने संबंध बना लिया है कि इस बार की जीत नरेंद्र मोदी जी की जीत के लिए 400 पार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तक हमारी जीत का विषय है। कल तक तो प्रत्याशी भी नहीं थे मैदान में, आज क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी आए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कोई स्टैंड कर पाएंगे, क्योंकि जनता ने संबंध बना लिया है कि इस बार की जीत नरेंद्र मोदी जी की जीत के लिए 400 पार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी मोहनलाल जी की जीत। उम्मीदवार सारे मैदान में आए हैं और धीरे धीरे जनता का जो मूड है उसमें क्लैरिटी आएगी। पर हमारा ये मानना है कि जिस मार्जिन के साथ हमने 2014 के अंदर हिसार की लोकसभा को जीता था, उससे 4 गुना ज्यादा मार्जिन के साथ श्रीमती नैना चौटाला जी को हम यहाँ से सांसद चुनकर भेजेंगे। कई पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। कई पार्टियों की रफ्तार तेज है, कई पार्टियों की धीमी है। अब देखना यह होगा कि किसका बेड़ा पार होता है। लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर अब हम आपको दिखाएंगे सिलसिलेवार तरीके से किस प्रत्याशी पर किस पार्टी ने भरोसा जताया है। करनाल की आप देखिए सीट बड़ी ही हॉट सीट है, क्योंकि मनोहर लाल पूर्व मुख्यमंत्री यहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। दिव्यांशु बुद्धिराजा को कांग्रेस ने टिकट दिया है। देवेंद्र कादियान पर जेजेपी पार्टी ने भरोसा जताया है और इनेलो ने अपना प्रत्याशी यहां पर अभी तक नहीं उतारा है। इसके अलावा रोहतक की बात कर लें, अरविंद शर्मा को टिकट दिया गया है। दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। गुरुग्राम की सीट पर आप देखिए अभी तक पेंच फंसा हुआ है कांग्रेस पार्टी में भी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने यहां पर अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। बीजेपी से राव इंद्रजीत हैं, राहुल फाजिलपुरिया जेजेपी से हैं। इनेलो ने भी अपना कैंडिडेट यहां नहीं उतारा है। हिसार की सीट भी बड़ी ही दिलचस्प है। रणजीत चौटाला बीजेपी के प्रत्याशी यहां से हैं। नैना चौटाला पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की मां यहां से जेजेपी पार्टी के उम्मीदवार हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें हिसार से जेपी यहां मैदान में है। कुरुक्षेत्र की सीट पर बीजेपी से नवीन जिंदल हैं और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के प्रत्याशी सुशील गुप्ता यहां पर चुनावी मैदान में हैं। और अंबाला की सीट पर आप देखिए जो रतनलाल कटारिया की पत्नी है बंतो कटारिया, वो बीजेपी की प्रत्याशी हैं। सिरसा से किस कैंडिडेट पर किस पार्टी ने भरोसा जताया है वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अशोक तंवर यहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। शैलजा कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर बीजेपी के प्रत्याशी। महेंद्र प्रताप को टिकट दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। नलिन हुड्डा जेजेपी के उम्मीदवार हैं। इसके अलावा भिवानी महेंद्रगढ़ में भी धर्मवीर सिंह को टिकट दिया गया है, बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर वो मैदान में है। और रावदान सिंह कांग्रेस पार्टी के, राव बहादुर सिंह को टिकट जेजेपी ने दिया है। इसके अलावा सोनीपत के टिकट पर आप देखिए मोहनलाल बडोली जो हैं वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। और सतपाल ब्रह्मचारी पर भरोसा कांग्रेस पार्टी ने जताया है। भूपेंद्र मलिक जेजेपी के प्रत्याशी हैं। इसके अलावा सभी सीटों पर किस प्रत्याशी पर भरोसा जताया गया है अलग अलग पार्टीज की तरफ से, तस्वीरों के साथ उनके नाम हम आपको
दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। और हमारे साथ तमाम पार्टीज के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। रामराजी शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। केवल ढींगरा हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, केवल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। रजवंत रहीनवाल हमारे साथ इनेलो के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और अजय चौधरी जेजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, अजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। केवल ढींगरा जी, पार्टीज जोरों शोरों से प्रचार में जुटी हुई हैं, आपकी तरफ से भी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन प्रचार की जो रफ्तार होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं धीमी नजर आ रही है। क्या कारण है? अभी आएगा शबाब पर चीजें, या ये जो इतनी ढिलाई चल रही है ये क्यों? सभी की टिकट फाइनल हुई है। सभी ने अभी कल से नामांकन शुरू हुआ है और 6 तारीख तक नामांकन की लास्ट डेट है। तो सभी प्रत्येक अपना अपना नामांकन भर रहे हैं, इलाकों में भी जा रहे हैं। जिस तरीके से रोहतक में कोई करीबन 6 महीने से पहले से लगातार घर घर जाने की योजना रोहतक में चल रही है, इसी तरीके से सिरसा में भी शुरू हो चुका। इसी तरह से वरुण मलाना जी ने अंबाला के अंदर भी शुरू कर दिया। इसी तरीके से सभी जगह जिन जिन प्रत्याशियों को टिकट मिल गई है उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। सभी जगह ऑफिस खुल रहे हैं, अपने अपने प्रत्याशी अपना अपना सारा सिस्टम, सारी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे मुद्दों का है। देश और प्रदेश दोनों बीजेपी ने लूटे हैं। जिस तरह से डबल इंजन लूटने का काम कर रहा था देश और प्रदेश में, ये देश और प्रदेश मुद्दों के हिसाब से लूट रहा था। आज जो है मुद्दों पे वोट डलनी है। आप एक और बात बताता हूं, इन्होंने बीजेपी ने एक नारा दिया था 400 पार का, अभी भी खट्टर साहब ने यही बात बोली। लेकिन इसके साथ साथ अनंत हेगड़े जी जो बीजेपी के एमपी हैं, उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि अगर हम 400 पार करेंगे तो हम संविधान बदल देंगे। यही बात अरुण गोविल जी जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के, ज्योति मिर्धा उम्मीदवार हैं बीजेपी की, उन्होंने भी कही। एक लल्लू सिंह एमपी हैं बीजेपी के, उन्होंने भी ये बात कही कि जैसे ही 400 पार करते हैं हम देश का संविधान बदल देंगे। तो ये जो देश के अंदर ऐसी शक्तियां आ गई हमारे देश के अंदर जो संविधान बदलने की भी बात करती हैं और हमारे देश को दोनों तरफ से लूटने का काम करती हैं, तो देश की जनता ये समझ रही है कि अब कहां जाना है। क्योंकि आप ये देखें कि देश की जनता किस तरह से दोनों हाथों से लूटी। आप देखिए प्रदेश के अंदर खट्टर साहब ने जो काम किए, 3 बार हरियाणा जला, जब जाट आरक्षण वाला मामला हुआ, रामपाल वाला मामला हुआ, राम रहीम वाला मामला हुआ, लगातार गोलियां पुलिस चला रही थी और खट्टर साहब चुप बैठे थे। उसके बाद जो हरियाणा के अंदर लगातार जो है किसान 1 साल तक धरनों पर बैठे रहे और ये जो मदमस्त होकर बीजेपी बैठी रही चुपचाप और पुलिस के द्वारा गोलियां चलवा रही थी। 35 लोग हमारे हरियाणा के उसके अंदर करीबन जो है गोलियों से मरे। इसी तरह राम रहीम बड़ा मामला था, तब भी 35, तो 100 से ज्यादा आदमी पुलिस की गोली से मरे। किसान जो है 750 किसान मरे सड़कों के ऊपर बैठे हुए। ठीक है। उसके बाद अब भी किसान सड़कों पर है। तो ये डबल इंजन वाले जो देश को लूटने आए थे, हमारे प्रदेश के ऊपर 4.5 लाख करोड़ कर्जा हो गया हरियाणा के ऊपर, और देश के ऊपर जो 55 लाख करोड़ कर्जा था वो बढ़ करके 205 लाख करोड़ हो गया। तो ये दोनों हाथों से प्रदेश और देश लूटा। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि 2 करोड़ रोजगार मोदी जी ने 1 साल में नौकरी देने का वादा किया था, 20 करोड़ रोजगार नहीं मिले, 15 लाख रुपए लोगों के खाते में नहीं आए। ठीक है। रामराजी शर्मा जी, जिस तरह से केवल ढींगरा जी आरोप लगा रहे हैं कि सवाल प्रचार प्रसार का है ही नहीं, सवाल तो मुद्दों का है। देखो, मैं मुद्दों पर मैं आपको रोकना चाहूंगी रामराजी शर्मा जी। असंद अपने दर्शकों को हम एक बार लिए चलते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल वहां पर संबोधित कर रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। अपने आप को भारत का हिस्सा मानता ही नहीं था। मोदी जी ने, अमित शाह जी की जोड़ी ने ऐसा व्यवस्था बनाई कि रातों रात एक निर्णय कर दिया, अगले दिन सवेरे 370 खत्म। आज जम्मू कश्मीर ऐसा ही राज्य है जैसा हरियाणा है, जैसा तमिलनाडु है, जैसा असम है, जैसे राज्य ये हैं वैसा ये राज्य जम्मू कश्मीर इस देश का हिस्सा बन गया। मुस्लिम महिलाएं, उनकी इतनी पीड़ा थी कि मुस्लिम पति कोई भी छोटा सा कोई पति को कष्ट हो जाए, मानो चोट लगाते समय अगर कहीं छींक आ गई, क्योंकि मर चढ़ जाए और छींक आ जाए और पति को गुस्सा आ गया, तो खाना खाते खाते भी कह देना तलाक तलाक तलाक, तो पत्नी को अलग कर देता।
पत्नी को साथ नहीं रखता। ये इतनी दुख यानी दुर्भाग्य जो थी महिलाओं के साथ, इतना भेदभाव, इतना एक प्रकार से उनका जीवन तिरस्कार करना, उनका अपमान करना, ये मुस्लिम महिलाओं में चलता था। मोदी जी आने के बाद कहा कि नहीं, इस देश की महिलाओं को अगर उन्हें सुखी करना है तो मुस्लिम समाज में ये कुरीति को खत्म करना, 3 तलाक के सिस्टम को खत्म कराना। हमारी माताएं बहनें रसोई में चूल्हा जलाती थी, मिट्टी का तेल जलाती थी, लकड़ी, गोस्से, उपले, क्या बोलते हैं, गोस्से का, यानी धुएं से आंखें खराब, सांस में धुआं चला गया, फेफड़े खराब, कैंसर की बीमारी। उनका हर घर में, हर रसोई में गैस का सिलेंडर पहुंचेगा और देश में करोड़ों गैस के सिलेंडर उन्होंने पहुंचा दिए। आज कोई रसोई ऐसी नहीं है जिसमें गैस का सिलेंडर। कितना ही काम गिना सकता हूं, ये काम मोदी जी ने किए 10 साल में, आम आदमी के लिए भी, देश के लिए भी, दुनिया में अपना नाम ऊंचा करने के लिए बहुत काम किए। ऐसे ही हरियाणा सरकार ने चाहे बदलियां हो, चाहे नौकरियां हो, नौकरियां बिकती थी या नहीं बिकती थी, यहाँ बताओ, बिकती थी ना। कोई नौजवान नौकरी लेना चाहता था, पढ़ा लिखा है चाहे नहीं है, बापू को कहता बापू किले बेच दे, माँ को कहता माँ अपनी तो जो तुम है, जेवर है, ये बेच दे, मुझे तो पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए। और जब वो नौकरी लेके आता था तो उस बात को कोई आम धारणा भी ये थी, ये नौकरी खरीद के लाया होगा, उसकी कोई इज्जत नहीं बढ़ती थी। बड़े से बड़ा भी अफसर बन जाता था, उसको अच्छी दृष्टि से लोग नहीं देखते थे। आज कोई भी नौजवान जब नौकरी लेकर जाता है, कोई उसको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, मेरिट है तो नौकरी मिलेगी, नहीं है तो नहीं मिलेगी। अब जैसे बता रहे हैं कि इनका बेटा सब इंस्पेक्टर लग गया, पहले सब इंस्पेक्टर लगते भी थे तो उसको अच्छा मान भी नहीं सकते थे। क्यों नहीं मान सकते थे? जरूर समझते थे कि मैंने पीछे दे के आया होगा तो लगा होगा, लग जाए तो इज्जत नहीं होगी। आज लगता है तो उसकी इज्जत होती है, भाई जरूर ये होशियार होगा, ये अच्छा बालक होगा। आज इन 10 सालों में लगे हुए नौकरी वाले लोगों की इज्जत भी ज्यादा है पहले वालों की बदले में। आज नौकरी लगने वालों की इज्जत भी बढ़ गई है, उनको बड़े सम्मान की दृष्टि से लोग देखते हैं, भाई जरूर होशियार बनेगा। और हम महसूस करते हैं सरकार में काम करने वाले जो नए नए बच्चे हैं ना, चाहे वो पुलिस में है, चाहे वो क्लर्क लगे हैं, चाहे सुपरवाइजर लगे हैं, चाहे क्लास 1, 2, 3 कोई लगा है, पहले वालों से अच्छे काम करते हैं, ये हमको पता है। और कोई शिकायत नहीं आती उनकी। नहीं तो पहले पैसे देते थे, वो कहीं ना कहीं निकालने भी थे, कहाँ से निकालते थे? पहले वाले पैसे दे के आते थे, निकालते कहाँ से थे? लोगों की जेब में रिश्वत खाते। आज का आदमी इन चीजों से दूर है, उसको भी पता है कि जब मेरा पैसा नहीं लगा तो मैं किसी जेब से पैसे क्यों निकालूं। ऐसे हमने किसानों के लिए बहुत अच्छे काम किए। किसान की फसल पहले बिकती थी, पैसा किसके खाते में जाता था? पहले आरटी खाते में जाता। आज किसके खाते में आता? किसान के खाते। किसान अपने घर में अपने कोई मकान बनाना हो या बेटी का ब्याह करना हो, वो आड़ती के पास जाता था, भाई मुझे सामान दिलवा दे, वो कहता जा दुकानदार के पास चला जा, मैं तुझे दे दूंगा। हलवाई करवाते, मेरा हलवाई के पास चला जा, तेरा काम कराएगा, पैसे दे दूंगा। कोई मुझे कपड़ा खरीदना, बाजार की दुकान पर चला जा, दे दूंगा पैसा। वो पर्ची उसकी देखे भेज देता था, क्या लेना क्या देना उसको पता था। आज पैसे जब किसान के खाते में आते हैं तो आज हमारे उसी भाई के पास जब पैसे की कमी पड़ती है, वो किसके पास जाता है लेने के लिए? अगर उसको जरूरत पड़ती है तो किसके पास आता है? बैंक नहीं जाओ, सब बैंक में तो जाओ किसान। लेकिन अगर हमारे उस भाई को जिसको पैसे पहले आते थे अब नहीं आते, उसको जरूरत पड़ती है, किसके पास जाता है? वो किसान के पास जाता है। पहले किसान अपने घर में अपने कोई मकान बनाना हो या बेटी का ब्याह करना हो, वो आड़ती के पास जाता था, भाई मुझे सामान दिलवा दे, वो कहता जा दुकानदार के पास चला जा, मैं पीछे दे दूंगा। हलवाई करवा दे, बोला हलवाई के पास चला जा, तेरा काम कराएगा, पैसे दे दूंगा। कोई मुझे कपड़ा खरीदना, बाजार की दुकान के पास चला जा, दे दूंगा पैसा। वो पर्ची उसकी देख के भेज देता था, क्या लेना क्या देना उसको पता था। आज पैसे जब किसान के खाते में आते हैं तो आज हमारे उसी भाई के पास जब पैसे की कमी पड़ती है, वो किसके पास जाता लेने के लिए? अगर उसको जरूरत पड़ती है तो किसके पास आता है? बैंक नहीं जाओ, सब बैंक में तो जाओ किसान। लेकिन अगर हमारे उस भाई को जिसको पैसे पहले
खबर असंध में बीजेपी का रोड शो चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आप सुन रहे थे। अपनी सरकार में जो योजनाएं चली, जो कामकाज किए गए हैं, उनको जनता के बीच रख रहे थे मनोहर लाल। रोड शो में मनोहर लाल संबोधित कर रहे थे। पारदर्शिता के साथ नौकरियां दी गई हैं, उनका कहना है, और साथ ही एक साफ सुथरी सरकार हमने चलाई है, ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं रुख कर लेती हूँ रामराजी शर्मा जी का। रामराजी शर्मा जी, तमाम काम अभी गिनवाए गए हैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से भी, हमने सुना उनका संबोधन, लेकिन साथ ही साथ केवल ढींगरा जी आप पर बड़े आरोप लगा रहे हैं कि इस बार जो है मुद्दे अलग हैं, जनता जो है मुद्दों को चुनेगी, और जो प्रचार प्रसार की बात है वो एक अलग मसला है, लेकिन साथ ही साथ मुद्दे जो है वो हावी हैं। रामराजी शर्मा जी। ज्योति जी, ये हमारा केंद्रीय सरकार का वो क्या नाम है चुनाव है, ये राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है, और राष्ट्र की जनता ने तय करना है उसको कमजोर नेतृत्व चाहिए या मजबूत नेतृत्व चाहिए। कमजोर नेतृत्व तो 60 साल में उन्होंने देख लिया है। आप ये देखो ना, सर्वजीत की बहन ने बेचारी ने कहां कहां गुहार नहीं लगाई, कमजोर नेतृत्व नहीं बचा पाए। और हमारे मजबूत प्रधानमंत्री जी, वहां पे कतर में 9 भारतीयों को फांसी की सजा हो गई थी, सकुशल वापस ले आए, फांसी की सजा से वापस ले आए। और उधर से यूक्रेन का और रशिया का युद्ध हो रहा था, हमारे मजबूत प्रधानमंत्री जी ने दोनों देशों से बात कर युद्ध बीच में रुकवा दिया। और रामराजी शर्मा जी, कमाल की बात कर रहे हैं आप। मैं तो वही बात कर रहा हूं ना, मजबूत नेतृत्व की। अच्छा, ये पर रही बात है इस पे क्या नाम है, अभी देवतुल्य जनता जनार्दन ने उनकी नीतियों पर मोहर लगाई, जहां जहां चुनाव हुए थे उनकी नीतियों पर मोहर लगाई, वो गारंटी बन गई, गारंटी आगे सुनामी का रूप बन रही है, और वो रुकने वाली नहीं है। देवतुल्य जनता जनार्दन ने मन बना लिया है। अब की बार क्या ठीक है, ये तो छाप देश में ही नहीं विदेशों में भी दिख रही है। ठीक है, हरियाणा में बहुत अच्छे काम करे हमारी सरकार, बहुत अच्छी बात है रामराजी। अजय चौधरी कुछ कह रहे हैं। अजय, ठीक है, बिना करती बिना पर्ची के। ओके ओके रामराजी, ओके। अजय जी अनम्यूट कीजिए प्लीज खुद को। वॉइस नहीं आ रही? हाँ आ रही है, बोलिएगा। सबसे पहले तो सोनम जी, आपको, प्रवक्ता साथियों को, हरियाणा सूबे के आपका चैनल देखने वाले सभी हरियाणा वासियों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। राम राम भाई, राम राम। मैं अब बात करूं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता अभी कह रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता जो अभी कह रहे थे, मैं एक शायरी के माध्यम से इन दोनों को जवाब देना चाहूंगा कि किसानों को महंगे खाद बीज दवाई ने मार डाला, युवाओं को बेरोजगारी की गहरी और कोई बचा नहीं इन दोनों की मार से, जो बच गया उसको महंगाई ने मार डाला। आज जो हालात हैं, यूक्रेन की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अजय चौधरी जी, जब गठबंधन की सरकार चल रही थी तब तो सब कुछ ठीक चल रहा था। अब अचानक से इतनी सारी चीजें आ गई, इतने सारे मुद्दे आ गए हैं। उस समय भी जब गठबंधन की सरकार चल रही थी, अब 1.5 महीने के अंदर जो किसान की हालात हुई है, आज 1.5 महीने के अंदर ही हालात बदल गए। आपने देखा होगा 10,900 कुछ शिकायतें, मेरी फसल मेरा ब्यूरो के ऊपर पेंडिंग पड़ी है, किसान की सुध लेने वाला कोई नहीं है। आज किसान तपती हुई लू में थपेड़े खाता हुआ अपनी फसल के साथ मंडी में सुबह और शाम परेशान होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, रोजाना आपके चैनल दिखा रहे, अखबार दिखा रहे, 1.5 महीने के अंतराल में ये फर्क साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि नीतियां बनाने वाले उनको इम्प्लीमेंट करने का बड़ा फर्क होता है। और ठीक है, साथ ही साथ अपने दर्शकों को हम तस्वीरें भी दिखा दें। आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो इस वक्त तस्वीरें देख पा रहे हैं वो असंध की तस्वीरें हैं, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे हुए हैं, और उन्होंने अभी से कुछ ही देर पहले संबोधित भी किया। वहीं से मंच की तस्वीरें सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं। रजवंत रहीनवाल जी, लगातार मुद्दे हावी होते दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन जो बातें रामराजी शर्मा जी गिनवा रहे हैं, उनका तो कहना है कि देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी सब कुछ ठीक है, और वो मोदी जी की वजह से है, और वो इम्पैक्ट जो है वो अब हरियाणा में भी दिखाई देगा। रजवंत जी, सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हमें
कहाँ से कहाँ जवाब मिल जाता है। बीच में अगर मनोहर लाल खट्टर जी आ जाते थे इसलिए हम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे, कोई बात नहीं। लेकिन एक चीज है कि आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जनता को भ्रमित किया जा रहा है, बरगलाने का काम किया जा रहा है। वो आज आपने देख ही लिया हुआ है, हमारे शर्मा जी ने ये कह दिया कि बोला सशक्त प्रधानमंत्री अगर मिलेगा देश तो एक प्रधानमंत्री मिलेगा। ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया। बड़े अच्छे काम किया इन्होंने, युद्ध रुकवा दिया। लेकिन अगर ये युद्ध अगर वहां का विदेशों का रुकवा रहे तो अपने नूह में एक हिंसा हुई थी, उस हिंसा को रुकवा देते। अगर हरियाणा को 3 बार जलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के शासन में और उसको रुकवा देते। मणिपुर में इतना बड़ा आंदोलन, इतनी बड़ी घटना हुई, उस घटना को रुकवाने का काम कर देते। देखिए किस प्रकार की बातें कर रहे हैं देश में। ये मतलब जनता को भ्रमित करके वोट हटाने का एक इनका तरीका बना हुआ है। असल में क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी आपने देखा होगा विकास की बात नहीं की। ये इस प्रकार के भ्रामक प्रचार करके जनता को ठीक करके वोट हथियाने का काम करते हैं। असल में मुद्दों की अगर ये राजनीति करे तो जनता इनको ये 400 की बात करें, इनको 40 पर लाकर समेट दे। मुद्दों की बात कभी भी नहीं करेंगे। क्या आपने देखा इन्होंने अपने कभी भाषण में इन्होंने ये कहा कि हमने नई नई यूनिवर्सिटीज बना दी, हमने कोई नए नए मेडिकल कॉलेज खुलवा दिए? कुछ नहीं किया इन्होंने। कहीं ये बार बार क्या चीज कहेंगे, बोला हमने तो पाकिस्तान को 56 इंच का सीना था, हमने तो उनको ठिकाने लगा दिया। नहीं, राम मंदिर बनवा दिया, राम मंदिर बनवा दिया रजवंत रहीवाल जी, है ना। और 3 तलाक का मसला, ठीक है, धारा 370, मुद्दे तो बहुत हैं बीजेपी के पास। काम करके धारा 370 हटा दी, 35 से हटा दी, महिलाओं का 33% आरक्षण दे दिया। जनता के लिए डिबेट करने के लिए बैठे हैं शर्मा जी, हरियाणा की जनता के लिए डिबेट करने के लिए बैठे हैं। निश्चित तौर पर इन्होंने बहुत अच्छे काम कर दिए, लेकिन हरियाणा की जनता को उससे क्या फायदा मिला? दिया हरियाणा की जनता को क्या मिला? मैं रेवाड़ी से बिलोंग करता हूँ, मेरे रेवाड़ी के भाइयों को क्या मिला? रेवाड़ी में एम्स नहीं बना, रेवाड़ी में एम्स नहीं बना, एम्स रेवाड़ी में बना कि नहीं बना? उनको रोजगार चाहिए, उनको रोजगार नहीं दे पाएंगे, उनको महंगाई कम चाहिए, उनको व्यवस्था चाहिए, डेवलप चाहिए। वो रेवाड़ी में एम्स नहीं बना क्या? रेवाड़ी में एम्स वायदा करके आए थे, लेकिन आप इनको सिटी में हरियाणा के 2 ऑफिस एक भी नहीं बन पाई, उसके बारे में कभी नहीं बताएंगे। हमारे रेवाड़ी में यहाँ पर मेट्रो के पिलर लगने थे, गुड़गांव से 1 इंच आगे मेट्रो नहीं बढ़ पाई। हमारे यहाँ पर एनसीआर में मेट्रो चाहिए, सबके दिमाग में था कि मेट्रो आएगी, विकास के रास्ते खुलेंगे, वो नहीं पाए। ये कंपनियां लेके आने वाले थे, ये कहते थे कि कंपनियां लेके आएंगे, रोजगार के अवसर मिलेंगे। वो कंपनियां तीन पीढ़ी खाली चली गई है ना, चपरासी ने लगा था, उन्हें बिना खर्ची बिना पर्ची के क्लास में अफसर लगाए हैं। जातिवाद, क्षेत्र, भाई भतीजावाद, इन सभी बातों से ऊपर उसके मेरिट के आधार पर नौकरियां दी है। आज किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, गरीब का बच्चा बिना खर्चे बिना पर्ची का नौकरी लग रहा है। अपने आप में गौरव की बात है ये। ठीक है, इनके पास केवल क्या बातें हैं? जाति की, धर्म की। ये हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, जाति धर्म की बात करेंगे, कभी एक बात करेंगे आपकी सरकार। ठीक है, रामराजी शर्मा जी, रजवंत जी कह रहे हैं कि ये प्रदेश के मुद्दों पर बात होनी चाहिए। प्रदेश के मुद्दे, देश के जो मुद्दे हैं वो क्या प्रदेश पर हावी नहीं हो रहे हैं? जिस डिस्कोर्स की आप लोग बात कर रहे हैं, जिन बड़े बड़े फैसलों की आप बात कर रहे हैं, क्या एक प्रदेश के मुद्दे उससे अलग नहीं होने चाहिए? ठीक है। ऐसा मैं बताता हूँ भाई की बात का मैं जवाब दूंगा। इनके टाइम में भर्तियां कैसे होती थी? जातिवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, इस वाद के आधार पर नौकरियां होती थी। कांग्रेस का टाइम में भी ऐसे नौकरियां मिलती थी। हमने उस परंपरा को तोड़ा। हमने किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, गरीब का बच्चा बिना खर्ची बिना पर्ची का नौकरी लग रहा है मेरिट के आधार पर। यह अपने आप में गौरव की बात है। यह हमने किया। समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हमारी सरकार ने किया। इनके टाइम में तो जो इनका एमएलए होता था, सीएम अपने का या अपने एमएलए, ठीक है। केवल ढींगरा जी, जितना गौरव लेकर आई है वो बीजेपी सरकार लेकर आई है, रामराजी शर्मा जी ये कह रहे हैं। लेकिन गिना तो पाए नहीं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, देखो इन्होंने नौकरियों की बात करी, ये नौकरियां अगर इन्होंने दी हैं तो 2 लाख पद खाली क्यों पड़े हैं? अगर इन्होंने काम किया है, नौकरियां का तो एक HKRN लेकर के आए हैं, वो डिप्लॉयमेंट है, वो नौकरी नहीं है, वो है कॉन्ट्रेक्चुअल डिप्लॉयमेंट। आप उस पॉलिसी को पढ़े, HKRN, उसके ऊपर लिखा हुआ है डिप्लॉयमेंट 2022। आप उस पॉलिसी को निकाल लें। जिसके ऊपर एम्प्लॉयमेंट ही नहीं लिखा, डिप्लॉयमेंट लिखा है, वो नौकरी कहां से हुई? वो तो डिप्लॉयमेंट है। उसको गिन गिन के दिखाई जाए।
डिप्लॉयमेंट वो होता है कि आप एक आदमी को ठेकेदारी प्रथा में किसी को काम देते हो, एक दिहाड़ी का, उसको एक दिहाड़ी का पैसा मिलेगा, अगर वो अगली दिहाड़ी नहीं लगवाना चाहेगा तो नहीं लगाएगा। ये नौकरी थोड़ी होती है, ये तो डिप्लॉयमेंट है जो इन्होंने दी है, जिसकी ये बात कर रहे हैं। लेकिन 2 लाख पद ठेकेदार पैसे लेकर ठीक है, समय थोड़ा सा कम है। ठीक है रामराजी शर्मा जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। केवल जी आपका बहुत शुक्रिया, रजवंत रहीमवाल जी आपका शुक्रिया, अजय चौधरी हमारे साथ जेजेपी के प्रवक्ता जुड़े थे, अजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुद्दों का शोर है, प्रचार का भी जोर है। अब देखना यह होगा कि इन सब के बीच में किस पार्टी की नैया पार लगती है, क्योंकि तमाम पार्टी की तरफ से दावे बड़े बड़े हो रहे हैं, प्रचार प्रसार भी जोरों शोरों से चल रहा है। कौन आगे है, कौन पीछे है और किस तरह से जनता अपना वोट कास्ट करेगी, किस पर मोहर लगाकर किसको प्रतिनिधित्व देना चाहेगी, इस समय बताएगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर।